गुरुजी का अनुभव के साथ हम इस प्रैक्टिकल के थ्योरी पार्ट को, यानी कि ये हमारा न्यूरोथेरेपी के क्वेश्चन बैंक है, जो प्रैक्टिकल की थ्योरी पार्ट है, उसको शुरुआत कर रहे हैं। इसको हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। और क्वेश्चन बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में बना हुआ है। तो आज हम गुरुजी के अनुभव के साथ में इस क्वेश्चन बैंक की शुरुआत करेंगे। इस पुस्तक में कुछ जगहों पे लिखा है कि न्यूरोथेरेपी के अमुक फॉर्मूले से शरीर में कोई खास केमिकल बनता है। अब इसमें ये ध्यान करने वाली बात है कि ये जितने भी अनुभव हैं, ये गुरुजी के एक्सपीरियंस आपको शेयर किए जा रहे हैं। यानी कि इस पुस्तक में कई जगहों पर लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री के अमुक फॉर्मूले से शरीर में कुछ खास केमिकल बनता है। यह बात तजुर्बे की है, से साबित होती है। इस बात को किसी लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा प्रमाणित करने के लिए शोध जारी है। अपने अनुभव के तौर पर कुछ मिसाल हैं जो कई पेशेंट पर प्रयोग करने पर सच साबित हुए हैं, उनके बारे में यहाँ बयान कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं, और मैं बार बार आप लोगों को गुरुजी की बात को याद दिलाता हूँ कि न्यूरोथेरेपी कोर्स में हम जो सीख रहे हैं, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो दो तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ। पहला कि गुरुजी का, मैं आपको बोलता हूँ गुरुजी की खोज ये है कि गुरुजी ने ये हमें बताया है। जैसे 15 मेडुला कोई नर्व स्टिमुलेट नहीं करता, यानी कि 15 मेडुला से कोई नर्व स्टिमुलेट नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि लगातार 15 मेडुला देने से एसिटल कोलिन बनता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि मसल्स पे काम करेगा। यह 15 मेडुला का फंक्शन है। अब 15 मेडुला कोई नर्व काम पर कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हम 15 मेडुला से रिजल्ट लेते हैं। तो ये गुरुजी का एक्सपीरियंस है, मेडिकल साइंस का एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि मेडिकल साइंस के हिसाब से तो 15 क्रेनियल नर्व होती ही नहीं है। हमने पढ़ा था कि क्रेनियल नर्व हमारी कितनी होती है, 12 होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम पूरे न्यूरोथेरेपी कोर्स में या तो गुरुजी के एक्सपीरियंस, यानी गुरुजी की रिसर्च के आधार पर किसी चीजों को सीखते हैं, या मेडिकल साइंस क्या कहती है उस आधार पर सीखते हैं। करीब 20 वर्ष पहले, यानी कि 1994, यानी कि 20 साल पहले का मतलब हो गया 2004 और 2014। तो ये किताब जब लिखी गई होगी, ये 2014 की बात कर रहे हैं। आज हम 2023 की बात में रह रहे हैं। लगभग आज से भी 9 साल पहले की, यानी कि 29 साल पहले की घटना है। गुरुजी कहते हैं कि करीब 20 साल पहले, यानी कि 1994 1994 में मैंने फिजियोलॉजी के तथ्यों के आधार पर एक ऐसा उपचार बनाया था जिसमें शरीर में अनचाहे थक्के नहीं बनेंगे एवं पुराने थक्के भी खत्म होंगे। यह इतना प्रभावशाली उपचार है कि उसे उन औरतों को दिया जाता है जिन्हें मेंसेस में क्लॉट, यानी कि थक्के आते हों, यानी कि मेंसेस में क्लॉटिंग होती हो, तो एक दो उपचार के बाद अगले मेंसेस में क्लॉट्स आते ही नहीं है, ऐसा देखा गया है। उस दिन से आज तक कई औरतों पर यह साबित हो चुका है। वैसे ही जिन्हें इंफाक्ट के कारण पैरालिसिस हो, उन्हें यह उपचार देने के तुरंत बाद ही वे कहते हैं कि उन्हें एक ही उपचार के बाद उन्हें 25 से 30% से ज्यादा लाभ पहुंचा है, क्योंकि हेपरिन नामक केमिकल का कार्य है कि रक्त को क्लॉटिंग होने से रोकना, तथा प्लाज्मिन का कार्य है पुराने क्लॉट को खोलना। हम ये जानते हैं प्लाज्मिन हेपरिन, प्लाज्मा का काम है कि पुराने क्लॉट को खोलना, जबकि हेपरिन का काम है क्लॉट को जो बन चुके हैं बनने ना देना, यानी कि बन ना पाए, इसके लिए हेपरिन काम करता है, प्लाज्मिन पुराने क्लॉट को खोलने का काम करता है।
क्योंकि हेपरिन नामक केमिकल का कार्य है कि रक्त को क्लॉटिंग होने से रोकना तथा प्लाज्मिन का कार्य है पुराने क्लॉट को खोलना। सो हम समझते हैं कि हमारे उपचार द्वारा हेपरिन तथा प्लाज्मिन दोनों बनाए या उकसाए जाते हैं। इसलिए ही मैंने उस उपचार का नाम प्लाज्मिन हेपरिन या पी हेपरिन रखा है। हेपरिन कार्य करता है, ये टेस्ट चल रहे हैं, यानी कि अभी तक हेपरिन काम कर रहे हैं, यानी कि करते हैं, जो हम कहते हैं वैसा हो रहा है। इसका अनुभव हमारे ट्रीटमेंट्स के इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। सन 2002 में सूरमाल गांव की एक 20 वर्षीय लड़की हमारे पास आई, जिसे कुछ दिन पहले अचानक दाहिने हाथ में लकवा यानी कि पैरालिसिस हुआ था, जिसके कारण वह उस हाथ को उठा नहीं पाती थी। उसे ऊपर के न्यूरोथेरेपी उपचार में पी हेपरिन उपचार दिन में सुबह शाम दिया गया, तो देखा गया कि 7 ही उपचारों के बाद उसके हाथ पूरी तरह उठने लगे, जिसकी फोटो हमारे पास है। इस हेपरिन उपचार की सफलता के ऐसे अनगिनत किस्से हैं। हमने पाया कि जिनको हाई बीपी होती है उनमें कई लोगों को अक्सर छाती में जलन होती है, खासकर तली हुई चीजें खाने के बाद, जिससे हम समझते हैं कि उनकी पाचन शक्ति बिगड़ी हुई है। हमारे उपचार से छाती में जलन तुरंत कम हो जाती है, आंतड़ियों की मोटिलिटी बढ़ती है और पाचक शक्ति भी बढ़ती है। आंतड़ियों में पाचन का मुख्य दायित्व कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन की है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जो कि हमारी ड्यूडेनम में बनता है। इसलिए हमने इस उपचार को कोल्ड ट्रीटमेंट नाम दिया है, क्योंकि कोलेसिस्टोकाइनिन को स्टिमुलेट करने वाला ट्रीटमेंट कोल्ड ट्रीटमेंट है। हमने पाया कि इस उपचार से सिस्टोलिक बीपी भी कम होता है। किसी गर्भवती महिला को अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और जन्म के बाद पता चले कि बच्चे में मंद बुद्धि है, तो उस बच्चे को कोल्ड ट्रीटमेंट या अन्य उपचार देने के बाद 3 महीनों में ही उसके पाचन शक्ति को काफी हद तक सुधार मिलता है। यह अनुभव की बात है। गुरुजी बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हाई हो जाता है, तो बीपी हाई होने के साइड इफेक्ट उसके होने वाले बच्चे पर पड़ते हैं, तो बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है। तो मंद बुद्धि बच्चा हो सकता है, तो इसके लिए हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लेकिन सभी व्यक्तियों का ऐसा नहीं होता। जिनका टेम्परेचर हमेशा ही 97 फ़ारेनहाइट या उसके आसपास ही रहता है, उन्हें जब हम उनके कानों के नीचे गर्दन के बाजू पर 6 मेडुला नामक ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट के तुरंत बाद ही उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और 2-4 उपचार देने के बाद उनका टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट आ जाता है, फिर कभी कम नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि 6 मेडुला नामक उपचार हाइपोथैलेमस को उकसाता है, क्योंकि हमारे शरीर में तापमान को सही बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी ब्रेन के हाइपोथैलेमस नामक भाग की होती है। किसी रोगी की अगर ब्लड प्रेशर 90 से 50 है, तो हम उन्हें 2 पैरा नामक एक उपचार 1-1 मिनट के अंतराल पर 2 बार देते हैं। तो देखा गया है कि 1 घंटे में उसका बीपी बढ़कर 100 से लेकर 60 पहुंच जाता है। कुछ दिनों के उपचार के बाद बीपी 110 से 70 या उससे भी ज्यादा आ सकता है और उस पेशेंट को पहले जैसे चक्कर इत्यादि नहीं आते, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कई लोगों पर साबित हो चुका है। सो हम समझते हैं कि उस उपचार से शरीर में वैसोप्रेसिन बनता है या उकसाया जाता है। सो हमने इस उपचार का नाम वैसोप्रेसिन ट्रीटमेंट रखा है,
क्योंकि इसका कार्य भी वैसोप्रेशन जैसा ही है। कुछ साल पहले करीब 2000 में मैंने एक ट्रीटमेंट बनाया था, जिसको देने के तुरंत बाद मुझे लगा कि उस उपचार से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तभी मैंने बिना किसी टेस्ट किए उस उपचार का नाम ऑक्सीजन फॉर्मूला रख दिया है। ये कौन कह रहा है? ये सब बातें गुरुजी कह रहे हैं। सन 2004 की बात है कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में क्रिटिकल स्टेज में यानी कि गंभीर अवस्था में एक पेशेंट थे, जिन्हें देखने के लिए उनके रिश्तेदारों ने मुझे बुलाया। डॉक्टरों ने कहा कि उनके सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो 90 होनी चाहिए वह घटकर 82 है। उनको हमारा ऑक्सीजन फॉर्मूला नामक उपचार 2 बार दिया गया और 2 घंटे के बाद टेस्ट कराया गया तो उनका ऑक्सीजन लेवल 84 आ गया। फिर वही उपचार 2 बार दिया गया और टेस्ट कराया गया तो वह इस समय 86 से 87 आ चुका था। यह सब एक ही दिन के अंदर बगैर किसी अन्य दवा के हुआ। इससे साबित होता है कि मैंने जो सोचकर इस फॉर्मूले को बनाया था वह हरि की कृपा से सही निकला। अगर हमें कुछ और समय दिया जाता तो हमारे उपचार से ऑक्सीजन की मात्रा 90 तक आ सकती थी, लेकिन किसी कारण से अस्पताल वालों ने हमारा उपचार बंद करवा दिया और पेशेंट को आईसीयू में ले जाया गया और उनको दवाइयों द्वारा उपचार किया गया तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 90 आ गई। 3 घंटे बाद टेस्ट कराने पर ऑक्सीजन की मात्रा फिर से कम हो गई, लेकिन ध्यान रहे इस बार उनकी जो ऑक्सीजन कम हुई थी वो 87 कम हुई, ना कि वो 82 पर पहुंची। सो क्यों ना हम कहें कि हमारे ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। जब हम 20 मेडुला नामक उपचार देते हैं तो कई सारे पार्किंसन बीमारियों के रोगियों के हाथों में कंपन में काफी फर्क आता है। वैसे ही अगर किसी औरत में प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ी हुई हो तो उसी उपचार से उसके शरीर में प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाती है। डोपामाइन की कमी से ही पार्किंसन बीमारी आती है एवं उसका एक और काम है प्रोलैक्टिन को रोकना। इस उपचार से दोनों चीजों में असर होता है। इस उपचार से दोनों चीजों में असर होता है। सो हम क्यों नहीं कह सकते कि 20 मेडुला के उपचार से शरीर में डोपामाइन बनता है। शरीर के मुंबई के कई अस्पतालों में फोन करके पूछा तो सब जगह से यही आंसर आया कि उनके लैब में डोपामाइन की टेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि डोपामाइन की टेस्टिंग देश के उस समय पर केवल 2-4 ही लैब में होती थी। डबल निमोनिया के उपचार के लिए अस्पतालों में डोपामाइन तथा एंजियोटेंसिन नंबर 2 नामक मेडिसिन दी जाती है। हमने देख लिया है कि 20 मेडुला से हम डोपामाइन को उकसा सकते हैं। किताबों से पता चला कि एंजियोटेंसिन नंबर 2 लिवर, किडनी और लंग्स के कार्यों द्वारा बनता है। जब हमने इन तीनों को क्रमशः अपने तरीके से उकसाया, उससे एक पेशेंट को लो बीपी बढ़कर ठीक होने लगी। विभिन्न अवसरों में उसका उपयोग करने के बाद हमें लगने लगा कि वह उपचार सचमुच वही कार्य करता है जो एंजियोटेंसिन नंबर 2 करता है। सो उस उपचार को एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला नाम दे दिया गया। किसी बच्चे को डबल निमोनिया होने पर उसे दूसरे उपचारों के साथ जब हम 20 मेडुला और एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला देते हैं तो कुछ ही उपचार के बाद उस बच्चे को काफी लाभ होता है। और यह बात मैं अपने स्टूडेंट से छिपाता नहीं हूँ। जैसे ही कोई भी अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं, मैं जो जो मेरे संपर्क में आते हैं मैं उन सभी को तुरंत बता देता हूँ। ऊपर के किस्से के कुछ महीनों बाद
2002 में तमिलनाडु के सेलम शहर के एक डॉक्टर के बेटे को डबल निमोनिया हो गया के कारण काफी तेज बुखार, अचानक बीपी और पल्स दोनों ही कम होने लगे। नर्स ने उसके पिताजी को फोन किया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं तुरंत ही डोपामाइन और एंजियोटेंसिन नंबर 2 के इंजेक्शन लेकर वहां पहुंच रहा हूं। तभी हरि की कृपा से हमारा एक थेरेपिस्ट वहीं मौजूद था जिसे हमारे इन उपचारों का ज्ञान था। नर्स की फोन पर बातें सुनकर झट से हमारे थेरेपिस्ट ने उसको न्यूरोथेरेपी का एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला तथा 20 मेडुला उपचार देकर चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर साहब घर पहुंचे तब बुखार कम हो चुका था और बीपी और पल्स काफी ठीक हो चुके थे और उनको दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो नर्स बड़ी हैरान हुई। तब हमारे थेरेपिस्ट ने डॉक्टर को बताया कि उसने न्यूरोथेरेपी का एंजियोटेंसिन नंबर 2 और डोपामाइन उपचार दिया था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ मगर वे उस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। ऐसे कई और भी मिसालें हैं जिससे हमें विश्वास है कि हमारे इन उपचारों द्वारा शरीर में डोपामाइन और एंजियोटेंसिन नंबर 2 बन रही हैं। किताबों से पता चलता है कि एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग द्वारा उकसाया जाता है जो किडनी पर प्रभाव डालता है कि वे पेशाब द्वारा सोडियम को बाहर जाने ना दें। अगर किसी रोगी का सोडियम यानी कि जो 135 से कम हो जैसे 125 पहुंच जाए तो हम उन्हें 2 ADR के 3 ट्रीटमेंट 1-1 मिनट के अंतराल में देते हैं। ऐसे दिन में 3-4 बार करें तो 4 दिन से इस उपचार देने के बाद टेस्ट कराने से सोडियम की मात्रा ऊपर आ जाती है। करीब यह 130 से या उससे भी ऊपर जा सकती है। दोबारा यही उपचार कुछ दिनों देने के बाद सोडियम की मात्रा नॉर्मल यानी कि 135 से भी ऊपर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या हम नहीं कह सकते कि हमने एड्रिनल कोर्टेक्स को एड्रिनल एल्डोस्ट्रॉन को बनाने में 2 ADR को स्टिमुलेट कर सकते हैं? या हम नहीं कह सकते कि हम 2 ADR से एल्डोस्ट्रॉन को स्टिमुलेट कर सकते हैं? अगर किसी को सोडियम या कैल्शियम या किसी एक की या दोनों की कमी हो तो उसे क्रैम्प्स आ सकते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कैसा है। अगर वे कहें कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो हम समझ जाते हैं कि उनमें खाली कैल्शियम की कमी है। मैंने गाइटन की फिजियोलॉजी बुक, गाइटन क्या है? एक फिजियोलॉजी की बुक है जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं अपने MBBS के दौरान, यानी कि MBBS कोर्स के दौरान डॉक्टर्स इस गाइटन को पढ़ते हैं। गुरुजी उसी बुक की बात कर रहे हैं। मैंने गाइटन की फिजियोलॉजी की किताब से देखा कि शरीर में कैल्शियम ठीक से कार्य करने के लिए 1.25 DCC नामक हार्मोन की जरूरत है जो कि लिवर, पैराथार्मोन तथा किडनी द्वारा बनाया जाता है। फिर मैंने अपने न्यूरोथेरेपी तरीके से उन्हीं अंगों को क्रम से उकसाया तो पेशेंट ने कहा कि उनके क्रैम्प्स दूसरे ही दिन बंद हो गए और दोबारा नहीं आए। जिन औरतों को कैल्शियम की कमी से मेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं, यह उपचार देने से उनकी ब्लीडिंग, उनका रक्त का प्रवाह यानी कि बंद हो जाता है। ऐसे अनेक पेशेंट को यह उपचार देने के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि वह उपचार कैल्शियम, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो उसका नाम हमने 1.25 DCC रखा है ना। यानी कि यह उपचार 1.25 DCC हार फॉर्मूला देने से कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ता है जिससे आप अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो उसमें रोका जा सकता है। और इसी प्रकार अगर पेशेंट कहे कि उनकी बीपी नॉर्मल है तो हम उन्हें कैल्शियम के लिए
1.25 DCC नामक फॉर्मूला देते हैं और साथ में सोडियम के लिए 2 ADR देते हैं, तो अगले ही दिन से ही उनके क्रैम्प्स आने बंद हो जाते हैं। अगर इन दोनों किस्म के पेशेंट में हमारे इन उपचार से क्रैम्प्स बंद हो जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे उपचार ने शरीर में 1.25 DCC को तथा एड्रिनल कोर्टेक्स को उकसाया है? हम फिजियोलॉजी के तथ्यों के गहन अध्ययन के अभ्यास के बाद काफी सोच समझकर ही उपचार बनाते हैं और रोगियों से बात करने पर उनसे प्राप्त फीडबैक यानी कि संदेश से हम समझ जाते हैं कि हमारे उपचार से वही असर होता है जो कि उन केमिकल्स का असर होता है। इसलिए ही हम कहते हैं कि हम शरीर के अंदर ही उन चीजों को बनाने में सफल हैं जो बाहर से मेडिसिन द्वारा लिए जाते हैं। हमारे पॉइंट या फॉर्मूले जिन केमिकल्स या ग्रंथियों के कार्य को बढ़ाते हैं या उकसाते हैं, हम उनको उन्हीं के नाम से पुकारते हैं। उसका कारण यही है कि हमने उन फॉर्मूलेस का नाम, कुछ फॉर्मूलेस का नाम 1.25 DCC, एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला, हेपरिन फॉर्मूला, वैसोप्रेशन फॉर्मूला, ऑक्सीजन फॉर्मूला, डोपामाइन फॉर्मूला इत्यादि रखा है। इसीलिए हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पर इन फॉर्मूलेस का नाम रखा है। अब इस पुस्तक को लिखने का क्या उद्देश्य है, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं? एलिमेंट्री क्वेश्चन बैंक को बनाने का उद्देश्य यही था कि मेडिकल साइंस की किताबें कठिन होती हैं, उनमें लिखे कठिन कठिन शब्दों को समझना सरलता बहुत कठिन है। इसलिए सरलता पूर्वक समझाया जाए कि हम कम पढ़े व्यक्ति को भी इस किताब के माध्यम से शरीर विज्ञान को आसानी से समझा सकते हैं। किताब में न्यूरोथेरेपी में की गई नई रिसर्च, नए फॉर्मूले शामिल किए गए हैं ताकि पूरे देश के न्यूरोथेरेपिस्ट तक गुरुजी की नई खोज और नए फार्मूलों की जानकारी पहुंचे। इस संकलन को बनाने में नए पुराने थेरेपिस्ट का भरपूर सहयोग रहा है। पिछले 16 से 17 वर्षों से न्यूरोथेरेपी के एग्जाम हुए हैं, उनका भी निचोड़ इसमें दिया गया है। जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वह भी इसमें शामिल किया जा रहा है। गुरुजी के चलते चलते कभी कभी बहुत छोटे छोटे ट्रीटमेंट बता देते थे, वह भी इस संकलन में लिखे गए हैं। जिस किसी भी पुराने न्यूरोथेरेपिस्ट के पास वे कलेक्शन था, उन सबको इस क्वेश्चन बैंक के साथ एकत्रित किया गया है। बीमारियों के ऊपर अलग अलग परिस्थितियों में हम न्यूरोथेरेपी के अलग अलग फॉर्मूला का उपयोग करके पेशेंट को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट द्वारा इलाज करके उस पेशेंट को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, उसका बहुत ही सफलतापूर्वक वर्णन इस किताब में किया गया है। यह गुरुजी की सोच है कि उनका विश्वास है कि पूरे देश भर में 10,000 न्यूरोथेरेपी सेंटर हों। इसी उद्देश्य और सपने को ध्यान में रखकर गुरुजी और उनकी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। देश भर में न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट फॉर्मूलाज, ट्रीटमेंट टेक्निक, रिसर्च पैटर्न पर एक रूपता से काम किया जा रहा है। कुछ वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को ही फॉलो कर रहे हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, प्राणिक हीलिंग, चुंबक चिकित्सा, जल चिकित्सा, रंग चिकित्सा इत्यादि। बहुत सारे ऐसे हैं जो इन प्रैक्टिस को करने के साथ भी न्यूरोथेरेपी को सीखते हैं, है ना। और नॉलेज का कोई एंड नहीं है। बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट अन्य चिकित्साओं को सीखते हैं और बहुत सारे अन्य चिकित्सा वाले न्यूरोथेरेपी को सीखते हैं। न्यूरोथेरेपी की मुख्य मान्यताएं आप सबको ध्यान है, मैं केवल यहां से एक बार रीड आउट कर देता हूं। खाना ठीक से ना पचने से खाए हुए भोजन यानी कि चीजें हमें स्टूल में अनपचे के रूप में ही दिखाई देती हैं। कैल्शियम एवं अन्य मिनरल्स तथा विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे।
कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों तथा ग्लैंड्स ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे। गुरुजी की सर्वश्रेष्ठ खोज यह है कि बड़ी बड़ी बीमारियों को मुख्य कारण यूडीएफ होता है। दूसरा पॉइंट, हम पैंक्रियास को विभिन्न तरीकों से उकसाकर अनेकों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये सब आपको आता है, कहीं मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, जहां लगेगी उनको एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा पॉइंट, फेफड़े, किडनी, यानी कि फेफड़े मतलब लंग्स, किडनी और एब्डोमेन यानी कि पाचन संस्थान बिगड़ने से हमें कई सारी बीमारियां आ सकती हैं, और अगर यह हमारे संस्थान ठीक रहे तो हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। एसिड अल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ने से तरह तरह के रोग आते हैं। एसिड बढ़ने से शरीर के बाएं साइड में दर्द हो सकता है, जबकि अल्कलाइन के बढ़ने से मसल्स कड़क हो जाती हैं और भयंकर बीमारियां आती हैं। नेक्स्ट है, न्यूरोथेरेपी में नाभि को केंद्र माना जाता है। न्यूरोथेरेपी में नाभि को केंद्र माना जाता है। शरीर पर खास जगहों पर निश्चित समय के लिए निर्धारित सीक्वेंस में प्रेशर डालकर या अन्य खास तरीकों से दबाने या घिसने से हम शरीर के ग्लैंड्स को उकसाते हैं। इससे जो ग्लैंड्स पहले काम नहीं कर रहा था वह ठीक से काम करने लगेगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। जिस पॉइंट पर हम प्रेशर दे रहे हैं वह बिल्कुल एक्यूरेट 6 सेकंड टाइम का ही होना चाहिए, 6 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। बॉडी में कई मुख्य हार्मोन्स दो या दो से अधिक जगहों पर बनते हैं। एक जगह पर बिगड़ जाने से वह केमिकल या हार्मोन दूसरी जगह, तब हम न्यूरोथेरेपी में उसे दूसरी जगह से उकसाते हैं, जिससे वह केमिकल निकलता है और शरीर का बचाव करता है, यानी कि बीमारी का बचाव करता है। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाकर कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रभाव कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर है। सभी हार्मोन्स के रॉ मटेरियल 3 ही तत्वों से मिलकर बनते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, टायरोसिन एमिनो एसिड है एवं प्रोटीन है। इन 3 चीजों को ठीक से बनने एवं एब्जॉर्ब होने के लिए पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक होना जरूरी है, जिसे हम न्यूरोथेरेपी द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगला है, ब्रेन के मुख्य केमिकल में से किसी एक में भी कमी आ जाने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। तब हम न्यूरोथेरेपी द्वारा इंटेस्टाइन का एंट्रिक नर्वस सिस्टम उकसाते हैं, जिससे ब्रेन की बीमारियों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन के और फॉलिक एसिड को छोड़कर अन्य विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं, उन्हें हमें भोजन से ही प्राप्त करना होता है। हम न्यूरोथेरेपी में डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करके विटामिन की कमी से आई बीमारी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब थाइमस ग्लैंड के सेल अपने ही शरीर के सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं तो इसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, और इससे आई हुई बीमारियों को हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के रूप में देखते हैं। ऐसी बीमारियों में मरीजों को स्टेरॉइड की दवाइयां दी जाती हैं, जिसके साइड इफेक्ट होते हैं। न्यूरोथेरेपी का कंट्रोल हमारी एड्रिनल ग्लैंड पर है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वह थाइमस को दबाता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वह थाइमस को दबाता है। तो न्यूरोथेरेपी में ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम एड्रिनल कोर्टेक्स को उकसाकर शरीर में ही स्टेरॉइड बनाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। जैसे योग से हमें पता चलता है कि हमारी दाईं और बाईं नासिका श्वास लेने में फर्क है, वैसे ही न्यूरोथेरेपी की अनुपम खोज है कि दोनों ओवरीज, दोनों किडनीज, एड्रिनल ग्लैंड के दोनों मेडुला वाले भाग अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग। आइए देखते हैं कि उदाहरण क्या है। जैसे हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, जबकि राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। हमारी लेफ्ट ओवरी 80% एस्ट्रोजन बनाती है, जबकि हमारी लेफ्ट ओवरी यानी कि राइट ओवरी 80% प्रोजेस्टेरोन बनाती है। एड्रिनल मेडुला यानी कि लेफ्ट एड्रिनल मेडुला 80% इपिनेफ्रिन बनाती है और
एड्रिनल मेडुला राइट हमारा जो है वो 80% नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है। अब नवीनतम खोज यह है कि हमारी बाएं हाथ की अनामिका का दर्द एसिड के बढ़ने पर आता है, जबकि हम दाएं हाथ की अनामिका उंगली का दर्द अगर चेक करें और बढ़ा हुआ है तो अल्कलाइन के बढ़ने से होगी। अगर हम श्वास छोड़ते समय हाँ कहकर श्वास को छोड़ें तो हमारी बाएं अनामिका का दर्द ठीक हो जाएगा, यानी कि बॉडी से एसिड को बाहर निकल जाएगा। मुंह से अगर श्वास छोड़ते समय हू कर छोड़ते हैं तो अल्कलाइन बाहर निकलता है। इसका मतलब हमारे दाएं हाथ की अनामिका का दर्द ठीक होता है। यहाँ तक कि गालों के दोनों बाजुओं में बनी हुई लार ग्रंथियां भी अलग अलग श्राव निकालती हैं, यानी कि हमारा लेफ्ट सलाइवा एसिडिक है और राइट सलाइवा हमारा अल्कलाइन है। इस पर खोज जारी है। शरीर में बीमारियां क्यों आती हैं? न्यूरोथेरेपी को उपचार के अनुसार बीमारियां आने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। दोनों किडनीज एक जैसा काम ना करने के कारण शरीर में एसिड अल्कलाइन का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें बीमारी आ सकती है। यानी कि शरीर में एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस के बिगड़ने से बीमारियां आती हैं, एक कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि जेनेटिक बीमारियां, यानी कि जीन्स से हमें बीमारियां आती हैं। यानी कि जीन्स की बीमारियां दो तरीके की हो सकती हैं। जीन्स की बीमारियां दो तरीके की हो सकती हैं। पहला कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब हमारा शरीर बन रहा था उस समय पर कोई डिफेक्ट आता है तो उसे जेनेटिक बीमारी कह सकते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम आपके माँ बाप में से किसी को नहीं होगा, यानी कि पेशेंट के माँ बाप में से किसी को नहीं होगा, लेकिन बच्चे के अंदर जब फॉर्मेशन हो रही थी जीन्स की, उस समय पर 21 नामक नंबर का जो क्रोमोसोम है वो ट्रिपल बन जाता है। वो ट्रिपल बन जाता है जिसको हम जेनेटिकली इफेक्ट कहते हैं, और इसके कारण डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म जैसी बीमारी आ जाती है। इसी प्रकार माता पिता से आने वाली बीमारियां भी जेनेटिक हो सकती हैं। यानी कि माता पिता को अगर कोई समस्या है वो आपके अंदर आ गई है तो वो भी जेनेटिक बीमारी हो सकती है। अगला कारण हो सकता है पाचक ठीक से ना होने के कारण विटामिन की कमी हो जाती है और उस समय पर भी बीमारियां आ सकती हैं। यानी कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और लैक ऑफ विटामिन भी आपको बीमारियां आ सकती हैं। जैसे विटामिन सी की वजह से स्कर्वी यानी कि स्किन डिजीज, विटामिन ए की वजह से रतौंधी यानी कि कैटरेक्ट, विटामिन बी12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया, यानी और साथ में पैलेग्रा यानी कि काली जवान जैसी बीमारियां आती हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी से आ सकती हैं। या कोई भी ग्लैंड ठीक प्रकार से काम ना करने से, हाइपो होने से बीमारी आ सकती है। अगर थायराइड हाइपो काम करे यानी कि कम काम करे तो हाइपोथायराइड हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी ग्लैंड कम काम करेगा तो उससे संबंधित बीमारी आएगी। ये भी हो सकता है किसी भी ग्लैंड के केमिकल ज्यादा बनने से भी बीमारी हो सकती है, इसे हम हाइपर ग्लैंड बोलते हैं। यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा काम करेगा तो भी बीमारी आ सकती है, उसको हम हाइपर थायराइड बोलेंगे। ये भी हो सकता है कि जो वो केमिकल बन रहे हैं वह उचित स्थान पर ठीक से ना पहुंचने से भी बीमारी आ सकती है। यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा बनने वाला इंसुलिन अगर सेल तक ना पहुंचे तो इंसुलिन किसी काम का नहीं है। वो बन तो रहा है लेकिन वो ठीक जगह पर नहीं पहुंच रहा तो भी व्यक्ति को शुगर हो गई। यानी कि इंसुलिन का बनना जरूरी है, साथ में जरूरी यह भी है कि इंसुलिन सही जगह पर सही समय पर सही मात्रा में पहुंचे। केमिकल्स अपने स्थान उचित स्थान पर ठीक से ना पहुंचने के कारण भी बीमारियां आ सकती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं? या तो यूडीएफ के कारण उस ग्लैंड के रॉ मटेरियल नहीं बन रहे हैं,
यानी कि यूडीएफ अगर आ रहा है तो ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा, या उस ग्रंथि को उकसाने वाले ग्रंथियों से उसे ऑर्डर या आदेश नहीं मिलेगा। जैसे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को या पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड को आदेश मिलता है, जो ना मिले तो बीमारी आ सकती है। या उस ग्रंथि को पर्याप्त मात्रा में रक्त ना पहुंचे तो बीमारी आ सकती है। थायराइड को अगर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो भी बीमारी आ सकती है। या उस ग्लैंड का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा हो तो भी बीमारी आ सकती है। न्यूरोथेरेपी में हम बीमारी को कैसे ठीक करते हैं? अब बीमारी आने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि किसी भी ग्लैंड का ठीक से काम ना करना, ज्यादा काम करना, कम काम करना, उससे बनने वाले केमिकल्स का ठीक से ना बनना, वह केमिकल अपनी जगह पर ठीक से ना पहुंचना, इन सब कारणों से बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन हम बीमारी को न्यूरोथेरेपी में कैसे ठीक करते हैं ये समझ लेते हैं। न्यूरोथेरेपी में हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। न्यूरोथेरेपी मूल कारण को ठीक करती है, ना कि सिर्फ लक्षणों को ठीक करती है। हम बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि सिस्टम को सुधारने का काम करते हैं। और जब सिस्टम ठीक होता है तो ना केवल एक बीमारी बल्कि कई सारी बीमारियां अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। हम शरीर के निर्धारित यानी खास जगहों पर निश्चित समय के लिए निर्धारित सीक्वेंस यानी कि क्रम से प्रेशर डालकर ग्रंथियों में रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं। कैसे ठीक करते हैं? तो इन्होंने बताया, जो डेफिनेशन के अंदर आया है, हम शरीर के निर्धारित यानी खास जगहों पर निश्चित समय के लिए निर्धारित सीक्वेंस में या क्रम से प्रेशर डालकर ग्रंथियों को रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं, या खास तरीकों से दबाव या घिसकर ग्लैंड को उकसाते हैं, या सबसे पहले यूडीएफ ठीक कर पेट को ठीक करते हैं, या उचित उपचार ट्रीटमेंट देकर न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट्स के दर्दों को निकालते हैं, क्लॉट को खोलने के लिए हेपरिन ट्रीटमेंट देते हैं। इन सबसे जो ग्लैंड्स पहले ठीक से काम नहीं कर रहे थे वे ठीक से काम करने लगते हैं और बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। न्यूरोथेरेपी के अंदर आंतड़ियों का के नर्वस सिस्टम का क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं। इंटेस्टाइन के नर्वस सिस्टम को हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम को हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका महत्व है कि ब्रेन में 100 बिलियन यानी कि 100 खरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो 12 मुख्य केमिकल्स बनाते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में भी न्यूरॉन्स होते हैं और ये भी वही केमिकल्स बनाते हैं जो ब्रेन बना सकता है। लेकिन इंटेस्टाइन में केवल 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 100 मिलियन यानी कि मात्र 10 करोड़ न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो ये केमिकल्स उतने नहीं बना पाते जो ब्रेन बना सकता है। यानी कि कहाँ 10 करोड़ हैं, यहाँ 100 खरब न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन की बीमारियों में ब्रेन ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में ब्लड ब्रेन बैरियर नामक एक सिस्टम है, जिसके कारण बाहर की कोई भी मेडिसिन ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती। और ब्रेन के 12 मुख्य केमिकल में से किसी एक में भी कमी आने से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। तब हम न्यूरोथेरेपी के इंटेस्टाइन को उकसाकर तब हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा इंटेस्टाइन को उकसाकर ब्रेन के उन केमिकल्स को शरीर में ही बनाते हैं और इस प्रकार हम ब्रेन की बीमारियों को ठीक करते हैं। उदाहरण स्वरूप, पार्किंसन बीमारी में डोपामाइन बनना बंद हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर कम मात्रा में ही सही पर डोपामाइन को बनाते हैं, जिससे उस पेशेंट को थोड़ी बहुत राहत मिलने लगती है और ग्रंथियों को सुधरने पर ब्रेन भी धीरे धीरे कार्य करने लगता है और रोगी रोग मुक्त हो जाता है। मैंने लास्ट अभी लेक्चर लिया था स्वस्थ जीवन की कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं बातों को यहाँ पर मैं पढ़ के बता रहा हूँ। स्वस्थ जीवन के कुछ नियम जो पेशेंट को बताने चाहिए या वह उन्हें पता होना चाहिए, ताकि जब वो पेशेंट को देखे अन्य किसी पेशेंट को तब उसको उसकी जानकारी हो। जैसे सूर्य चढ़ने से पहले ही उठ जाना चाहिए, उठते समय हरि का नाम लेकर अच्छे विचारों के साथ उठना चाहिए, उठते समय जल्दी से झट से नहीं उठना चाहिए, 10 से 15 सेकंड बिस्तर पर बैठकर ही बाद में उठना चाहिए, सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहिए और नहाने के कम से कम 45 मिनट बाद ही नाश्ता करना चाहिए।
खाना खाते व पानी पीते समय निम्न बातों का ध्यान जरूर रखें। नहाने के कम से कम 15-45 मिनट बाद ही नाश्ता करें। खूब चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। खाना खाते समय पानी का उपयोग ना करें। नमक, शक्कर या पापड़ कम से कम खाने में इस्तेमाल करें। चाय, कॉफी इत्यादि या मैदा इससे बनी हुई चीजों से दूर रहें। एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिएं, लेकिन दूध या चाय या तरबूज के ऊपर पानी बिल्कुल ना पिएं। सीजन के अनुसार ही फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। नॉनवेज तथा शराब से दूर रहें। शरीर में दर्द हो तो उन्हें खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। रात को खाने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद निम्न चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रात के खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक नहीं सोना चाहिए और हमें 10 से 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। सोते समय करवट का सहारा लेकर ही लेटना चाहिए और करवट का सहारा लेकर ही उठना चाहिए। सोते समय मन और शरीर ढीला और रिलैक्स होना चाहिए। सिर के नीचे हाथ रखकर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। सीधी टांगों करके सोना चाहिए। टांगों को सीधा करके सोना चाहिए। खिड़कियों को खोलकर सोना चाहिए। अंधेरे में ही सोना चाहिए। अंधेरा खत्म होने से पहले सूर्य देव के निकलने से उठ जाना चाहिए। उठते समय हरि का नाम लेकर अच्छे विचारों के साथ उठना चाहिए। उठते समय जल्दी नहीं उठना चाहिए। तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह ठंडे पानी में नहाना चाहिए, यानी कि नॉर्मल पानी में नहाना चाहिए। ठंडे का मतलब नॉर्मल पानी में नहाना चाहिए और कम से कम 45 मिनट बाद ही नाश्ता करना चाहिए। मैदा, शक्कर, पापड़, नमक को ज्यादा मात्रा में क्यों नहीं खाना चाहिए? मैदा बहुत ही महीन होती है। इसमें फाइबर और रफेज बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वह स्टमक और इंटेस्टाइन की दीवारों पर चिपक जाएगा, जिससे डाइजेस्टिव जूस नहीं निकलेंगे। सो खाना ठीक से नहीं पचेगा और बीमारियां आने का कारण बन सकता है। शक्कर ज्यादा खाने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो सकता है। और ज्यादा नमक खाने से बीपी हाई हो सकता है, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या न्यूरोथेरेपी उपचार से हम वायरस या बैक्टीरिया जैसी बीमारियों को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? यानी कि वायरस और बैक्टीरिया का सामना क्या न्यूरोथेरेपी के द्वारा हो सकता है? अगर नहीं तो वायरस और बैक्टीरिया इत्यादि से आई हुई बीमारी का उपचार हम कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। जी हाँ, हमारे शरीर में कई ऐसे सेल्स हैं जिनमें यह क्षमता है कि उनको वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। उनके बीमारी का मूल कारण है वह वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। मूल कारण है कि यह है कि शरीर में इम्यूनिटी की कमी है, यानी रोग से लड़ने की शक्ति कम हो गई है। तो हमें सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैक्टीरिया या वायरस या इन्फेक्शन में हम अपने उपचार द्वारा ठीक ऐसा ही करते हैं। वायरस की शक्तिशाली लकीर से जब हम अपने शरीर की इम्यूनिटी वाली लकीर को बड़ा कर देते हैं, तो उस समय वायरस शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह काम सिर्फ शरीर ही कर सकता है। हमारे शरीर में बाहरी कीटाणुओं से लड़ने के लिए कई सारे सेल्स होते हैं, जैसे नेचुरल किलर्स, गाबा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंटरल्यूकिन्स। इनके अलावा थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले सेल, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स में डब्ल्यूबीसी के खास कार्य यानी कि लिम्फोसाइट हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। न्यूरोथेरेपी उपचार द्वारा हम इन सेल्स को उकसाते हैं, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से शरीर को हानि ना पहुंचे, ना नहीं पहुंचता है। साथ में हम शरीर के हितकारी बैक्टीरियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए न्यूरोथेरेपी में हम शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर बीमारियों का समाधान कर सकते हैं, वायरस या बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। विटामिन या हार्मोन की कमी से आई बीमारी को हम कैसे बगैर दवाइयों ठीक कर सकते हैं, ये बताना है। शरीर में विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड के अलावा अन्य विटामिन नहीं बनते। उन्हें भोजन से ही प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन खाना खाने से ही विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर के अंदर जाएंगे ऐसा नहीं है। खाना ठीक से पचाने और अवशोषित होने के लिए विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है, इत्यादि लीवर में स्टोर होंगे। हमारे शरीर के सभी हार्मोन्स के 3 ही तत्वों से मिलकर बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल, टायरोसिन एमिनो एसिड या प्रोटीन। ये तीनों चीजें ठीक से पचने के लिए भोजन का ठीक से पचना भी जरूरी है। अगर किसी को यूडीएफ यानी कि संडास में अनपचा खाना यानी कि मोशन में अनपचा खाना आता है, तो उसका मतलब है प्रोटीन ठीक से नहीं पच रहे।
इसकी एक और पहचान है कि उनको गैस में दर्द होगा, जीभ पर के बीच में कर्स बने होंगे। ऐसे हालात में विटामिन या हार्मोन की गोली लेने पर भी शरीर उनका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएगा। पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना न्यूरोथेरेपी की खास विशेषता है, इसलिए ही हम विटामिन या मिनरल्स की कमी से आई हुई बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है।